साहित्य निधि में आज सुनिए डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी की लिखी हुई कहानी कस्तूरी। ये कहानी मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध गुरु नानक खालसा स्वशासी महाविद्यालय तथा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ के पाठ्यक्रम में शामिल है। प्रस्तुत है कहानी। इधर दिवाली के बाद से हाथ पैरों में गजब की फुर्ती आ गई है। दोपहर के 12 बजते बजते सारे काम निपटाकर बरामदे की गुनगुनी धूप में आ बैठती हूँ। कहने को तो हाथ में अखबार होता है, पर सारा ध्यान सड़क पर ही लगा रहता है और आंखें राह तकती रहती हैं उस फल वाली की जो दिवाली के बाद से ही आने लगी है। जैसे ही कानों में ताजे फल ले लो का रसीला स्वर पड़ता है, हाथों से अखबार छूट जाता है। कुर्सी पर बैठे बैठे पैर चप्पल की ओर बढ़ जाते हैं और बेचैन होने लगते हैं कि कब वो फल वाली मेरे फाटक तक आए और मैं उठकर उसके करीब जाऊं। सचमुच उसे देखते ही उत्सुकता मुझे बेचैन किए रहती है। ये फल वाली थोड़ी दिनों से आ रही है, पर उसकी मुस्कान से ऐसी आत्मीयता हो गई है कि उसके जाने के बाद भी मेरी आंखों के आगे से उसका चेहरा हटता ही नहीं है। जैसे ही वो जाती है कि उसका अगले दिन फिर आने का इंतज़ार शुरू हो जाता है। ऐसे ताजे फल लाती है मानो पेड़ों से तोड़कर सीधे ठेले पर रख लाई हो। मगर मेरी दिलचस्पी फलों में नहीं, फल वाली में होती है। उसके चेहरे की ताजगी देखकर लगता है फलों की सारी ताजगी उसके चेहरे में सिमट आई है। जब वो मुझे देखते ही निश्चल आत्मीय मुस्कान बिखेरती है तो लगता है उसके पास के सारे अनारों के दाने उसके दांतों की जगह बिखर आए हैं। सेब फल उसके ठेले पर नहीं, गालों पर रखे होते हैं। लाल गुलाबी होंठ जैसे तरबूज को ही काट कर तराशा हो, जिस पर गहरी काली मादक आंखों में गाढ़ा काजल। जब वो पाइनएप्पल काट कर दिखाती है तो मैं उसका चेहरा देखती हूँ। लगता है रस पाइनएप्पल से नहीं, उसके चेहरे से बह रहा है। ऐसे फल और ऐसी फल वाली पहले कभी नहीं देखी। बड़ी फुर्ती से वो फलों का रटा रटाया भाव बताती, झटपट छांटती, तोलती, मेरी टोकरी में रखती, पैसों का हिसाब लगाती। कभी पैसे लेते देते मेरे हाथ उसकी कोमल लंबी पतली उंगलियों से छू जाते तो लगता जैसे सारे फलों का रस उसकी उंगलियों के जरिए मेरी देह में उतरने लगा है। मैं विस्मित हो जाती हूँ खुद पर। औरत होकर औरत के प्रति ऐसा गजब का आकर्षण। यही सोचते सोचते मुझे उसके पति का ख्याल आता है। वो विवाहिता है। उसके गोरे चौड़े निखरे माथे पर बड़ी सी चमकती बिंदिया और मांग में गाढ़े सिंदूर की रेखा उसके विवाहिता होने के ही प्रतीक हैं। सुतवा नाक में छोटी सी बाली और सुराहीदार गोरी गर्दन में काले मोतियों की माला। हाँ, तो मैं अक्सर उसके पति के बारे में सोचा करती हूँ। कैसा होगा इसका पति? इसे कैसे प्यार करता होगा? प्यार तो करता ही होगा। पति के प्यार की जीती जागती निशानी उसका बेटा ठेले के नीचे सामान रखने की जगह में हाथ पैर मारा करता है। वो अक्सर मेरे घर के मुख्य द्वार पर लगे गुलमोहर की छाया में बैठकर अपने 3-4 माह के बेटे को दूध पिलाया करती है। प्यार जब भरपूर मिलता है तो हृदय को भरकर छलकता हुआ बहने लगता है और आसपास के वातावरण तक को अमृत से भिगो देता है। पति के प्यार और मातृत्व की गरिमा से युक्त आत्मविश्वास से दपदपाता उसका चेहरा अनूठे और दिव्य सौंदर्य की सृष्टि करता है। मुझे लगता है ये फलवाली जीवन का वो सच्चा सुख पा रही है जो सतह से आगे बढ़कर आत्मा तक को भिगो देता है और फिर छलकता हुआ बह निकलता है, अपने इर्द गिर्द के प्राणियों और परिवेश तक को अमृत पान कराने। उसके इसी सुख की तरंगें मुझ तक भी पहुंचा करती हैं। उसे देखकर तो क्या, उसके बारे में सोचकर भी मैं तरोताज़ा हो जाती हूँ। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सभी हैं, सास ससुर देवर जेठ जिठानी और कहते कहते उसके गालों पर उगाए अनार पक कर फटने को हो गए। आगे कुछ नहीं पूछा मैंने। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक रोज़ हमेशा की तरह उसका इंतज़ार करते हुए मेरे कानों में एक पुरुष का स्वर पड़ा, ताजे फल ले लो। समय तो उसी के आने का था, पर वो पुरुष स्वर सुनकर आश्चर्य हुआ। मेरे घर के आगे आकर वो फिर गुहार लगाने लगा। जैसे ही उसने मेरी ओर देखा, आश्चर्यचकित होकर बोला, दीदी आप? अब चकित होने की बारी मेरी थी। मैं कुछ बोल ना सकी, उसकी ओर देखती रही। चेहरा जाना पहचाना सा लगा, पर दिमाग का काफ़ी मंथन करने के बाद भी कुछ याद नहीं आया। कहाँ देखा था? कौन हो सकता है? इसी सोच विचार में पड़ी थी कि मेरी पशोपेश को दूर करते हुए बोला, दीदी मैं जगदीश हूँ,
होशंगाबाद में साहब के यहाँ जो राम भरोसे था ना, उसी का भाई। उसका इतना कहना था कि जैसे स्मृति कोश के पट पर लगे ताले में चाबी लग गई और सारे दरवाजे एकाएक खुल गए। एक ही पल में सारी भूली बिसरी बातें जीवंत हो गईं। अच्छा, तुम कैसे हो जगदीश? मैंने आत्मीयता से पूछा। अच्छा हूँ दीदी, आपकी दया से, वो भरसक विनम्र होकर बोला। और तुम्हारी पत्नी? मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। दीदी रोज़ वही तो आती है, आज वो अपनी बहन के यहाँ गई है, इसीलिए मैं आया हूँ। पत्नी के बारे में बात करते हुए उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मसंतोष के भाव आ गए। अच्छा, उसने मुझे पहचाना नहीं? मैंने अपना आश्चर्य जगदीश पर प्रकट किया। उस समय तो उसे गुस्से के मारे होश ही कहाँ था। जगदीश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या पता घूंघट के कारण नहीं देख पाई हो। मैंने अपनी राय दी। जो भी हो, वो तो फल देकर चला गया, पर बीते समय के खाते में जमा प्रश्नों को खोलकर मेरे आगे रख गया। सारे दृश्य साकार होकर फिल्म की तरह आंखों के आगे चलने लगे। बात ज़्यादा पुरानी नहीं थी, 5-6 साल बीते होंगे। मैं अपने न्यायाधीश भाई के शहर में उनके यहाँ छुट्टियाँ बिताने गई थी। एक शाम मैं और भाभी रसोई में थे। गपशप करते करते हम काम भी निपटा रहे थे। तभी भैया आए और बोले, राम भरोसे आया है अपने भाई जगदीश और उसकी पत्नी को लेकर। जगदीश को तो मैं समझा रहा हूँ, उसकी पत्नी को तुम लोग समझाओ। राम भरोसे भैया का चपरासी था। उसके छोटे भाई जगदीश की शादी 6-8 महीने पहले हुई थी। जगदीश की पत्नी पति का घर छोड़कर जाना चाहती थी हमेशा के लिए। भाभी और मुझ पर उसे समझाने की जिम्मेदारी डाली गई। सो हम दोनों खाना बनाने का काम बीच में छोड़कर उसे समझाने लगे, मगर वो किसी तरह भी मानने को तैयार नहीं थी। हर बार यही कहती, मैं उस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी जो ब्याहता के होते पराई औरतों की संगत करता है। भैया आगे के बरामदे में उसके पति जगदीश को समझा रहे थे। वो थोड़ा थोड़ा मान गया था, पर उसे लगता था कि उसकी पत्नी नहीं मानेगी, इसलिए अहम की रक्षा हेतु अकड़ा हुआ था। काफ़ी देर तक मामला नहीं सुलझा तो भैया ने अपने पेशे के मुताबिक अगली तारीख के सिर डाल दिया। वे लोग जाने की तैयारी करने लगे। जगदीश की पत्नी कस्तूरी मायके जाना चाहती थी, राम भरोसे और जगदीश अपने घर। रात के 9:30 के ऊपर हो रहे थे। सर्दी के सन्नाटे भरी रात, उस पर भैया की शहर से बाहर बनी अभिजात्य कॉलोनी का सुनसान। यही नहीं, इस सुनसान कॉलोनी के आगे पूरे शहर को पार करके जगदीश के पति गृह का त्याग करने की इच्छुक पत्नी को शहर के दूसरे कोने की बस्ती में जाना था। जाते जाते जाने कितनी रात हो जाती और वहाँ की स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक। वहाँ देर रात तक शराबियों का हुल्लड़ होता था। अकेली औरत का इस तरह जाना किसी को भी मुनासिब न लगा। भैया ने सुझाया, आज रात अपनी ससुराल चली जाओ, मगर उसने भैया को भी साफ साफ शब्दों में कह दिया, मैं उस घर में पैर भी नहीं रखूंगी जहाँ। इसके साथ ही शायद उसे खुद पर भी भरोसा नहीं था। उसे यह भी डर था कि कहीं रात वहाँ रुक गई तो ये लोग अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे फिर बहला लेंगे। सोचते विचारते रात बढ़ती जा रही थी। राम भरोसे ने बाहर बढ़ती रात देखकर तपाक से कहा, जाने दो साहब, हमारी बला से भाड़ में जाए। हमारे घर से निकली फिर हमें क्या, कहीं भी जाए कुछ भी करे। राम भरोसे की बात सुनकर जगदीश को बुरा लगा। बोला, पर रात में अकेली गई, कोई ऊंच नीच हो गई तो? जगदीश के इन शब्दों से उसके मन के भीतर का वो कोना अनायास ही खुल गया जिसमें पत्नी के प्रति स्वाभाविक प्रेम और परवाह थी। भैया ने जगदीश का समर्थन करते हुए कानूनी मुद्दा खोला, और ऊंच नीच हो गई तो पुलिस तुम्हें ही परेशान करेगी, तुम्हारा झगड़ा तो चल ही रहा है। भाभी ने कहा, ऐसा करो आज रात हमारे यहाँ रह जाओ, फिर सुबह चली जाना। पर कस्तूरी को यह भी मंजूर नहीं था। भैया ने कहा, हम छोड़ दें? इस पर तो और भी परेशान हो गई। शर्म, लाज, संकोच सब कुछ उसके मुखड़े पर बादल की तरह घिर आए। और अकेली तो कस्तूरी न खुद जाना चाहती थी, न ही कोई और इस पक्ष में था। पूरे समय वो घूंघट निकाले थी। उसका चेहरा पूरी तरह तो नहीं दिख रहा था, पर जितना दिख रहा था ताज़ा खिले फूल सा था। घूंघट से उसकी सुतवा नाक का कुछ हिस्सा, जिसमें वो छोटी सी सोने की बाली पहने थी, गुलाबी रसीले होंठ और खूबसूरत ठुड्डी दिख रही थी। ऊंची पूरी गोरी गदराई देह। उसका रात में इस तरह अकेले जाना खतरे से खाली नहीं था। तभी कस्तूरी अचानक बोली, ये मुझे छोड़ आएंगे। उसका इतना कहना था कि सभी चौंक पड़े। चाहे कस्तूरी खुद जानती थी या नहीं,
पर आज भी उसे अपनी सुरक्षा का विश्वास अपने पति पर ही था। वो खुद को उससे जुड़ा पाती है, तभी तो उसने ये बात बड़ी सहजता से कह दी, अपने उसी पति के लिए जिसका घर वो हमेशा के लिए छोड़ना चाह रही है। मन में काफ़ी देर से मथ रहे शब्द अनुकूल अवसर पाकर मेरे होठों तक आ ही गए। कस्तूरी, तू अपने पति के बिना मायके तक नहीं जा सकती, फिर पूरी जिंदगी का सफ़र इसके बिना कैसे काटेगी? सही समय पर चोट पड़ी थी, लोहा गर्म था और मेरा मनचाहा आकार भी ग्रहण करता दिखाई देने लगा। मेरी बात सभी के भीतर तक उतरी थी, फिर जो इससे पूरी तरह जुड़े थे उनके तो कलेजों की तहों तक पहुंच गई थी। जगदीश उत्तेजित होकर सीधे ही कस्तूरी से बोला, हाँ हाँ बता, जवाब दे, दीदी पूछ रही हैं, नहीं जा सकेगी ना मेरे बिना? खुद ही प्रश्न करके खुद ही जवाब देते जगदीश के हाथ अनायासी मूँछों पर पड़ गए, सीना कुछ तन गया। फिर बोला, देख, दुनिया बड़ी खराब है, खा जाएगी तुझे, मैं कहता हूँ रुक जा। दोनों के मन के भीतर जमी बात परिस्थितियों की जरा सी कुरेद से बाहर आ गई थी। दोनों को एक दूसरे की चाह थी, विश्वास था, फिर कस्तूरी की पति गृह को छोड़ने की चाह। खैर जो भी हो, कस्तूरी का घर उजड़ने से बच गया। वे लोग चले गए, सब एक साथ एक घर में रहने के लिए। बाद में राम भरोसे ने बताया कि अब सब ठीक है, दोनों प्रेम से रहते हैं। कुछ महीनों बाद भैया का तबादला भी दूसरे शहर में हो गया। मैं भी अपने जीवन में व्यस्त हो गई। ये घटना बीते वक्त के खाते में जमा होकर जाने कहाँ यादों की भीड़ का हिस्सा बन गई थी। आज जब जगदीश ने यही पृष्ठ खोल दिया तो वो फिर साकार हो गई। पर अब कस्तूरी की प्रतीक्षा मेरे लिए उत्सुकता बनकर और भी बढ़ गई थी। जैसे तैसे दूसरा दिन हुआ। मैं सोच रही थी कि आज कस्तूरी आएगी या जगदीश। उसकी प्रतीक्षा का हर पल मेरी उत्सुकता बढ़ा रहा था। इतना सब घटने के बाद आज यही कस्तूरी इतनी छकी भरी पूरी परितृप्त कैसे लगती है? बात बात पर लजाती सकुचाती, पति के प्यार में आकंठ डूबी, जैसे अभी ब्याह कर आई हो, ऐसी कैसे लगती है? ढेरों प्रश्न सागर की लहरों से उफनते उछलने लगे। तभी कस्तूरी की चिर परिचित आवाज़ सुनाई दी। वो रुकी तो मैंने उसे भीतर बुला लिया। ठेला सड़क के किनारे लगा, अपने बेटे को लेकर वो बरामदे में आ बैठी। जगदीश उसे मेरा परिचय दे ही चुका था। उस परिचय सूत्र पर आज कस्तूरी भी मेरी आभारी हो रही है। इतनी देर से मन में घुमड़ रही बात मैंने बगैर किसी भूमिका के उससे सीधे ही पूछ ली। अच्छा कस्तूरी, तुम्हारा पति अब भी दूसरी औरतों के पास जाता है? कस्तूरी हंस पड़ी, मगर उसकी हंसी में न दर्द था न तड़प। उसके निर्लिप्त हंसी देखकर मैं आश्चर्य में डूब गई। जब मैंने उसके दिल में भरे छलकते प्यार का राज पूछा तो खनकती हंसी बिखेरती सहजता से बोली, दीदी, मैं जो मूलधन उधार देती हूँ वो तो मेरे पास ब्याज समेत आता है। अनपढ़ कस्तूरी का अर्थशास्त्रीय दर्शन मेरी समझ में नहीं आया। पूछा, क्या मतलब? हाँ दीदी, ये बाहर तो जाते हैं, पर बाहर से जो ताजगी लाते हैं वो घर में मुझ पर ही तो बिखेरते हैं ना। कस्तूरी ने निश्चल मन से कहा था। कहीं कोई द्वंद्व नहीं था। मैं उसे देखे जा रही थी, उसके नज़रिए में बदलाव के बारे में सोचे जा रही थी। क्या परिस्थितियों से समझौता करने के लिए मनुष्य तर्क का एक मजबूत किला खड़ा कर लेता है जिसके भीतर उसका मन भरमाया रहता है? अब लगा कि अपने इर्द गिर्द के वातावरण को भी अपने भीतर के अमृत से नहलाती कस्तूरी के पास जो सुख है वो कहीं बाहर से नहीं आया, भीतर ही था। कस्तूरी ने उसे तलाश लिया था और पोंछ कर साफ करके चमकाया भी था। कस्तूरी फल बेचती है और ज़िंदगी भी वैसे ही जीती है जैसे फल खाए जाते हैं। गूदा गूदा खा लेती है, छिलके गुठली फेंक देती है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी की लिखी हुई कहानी कस्तूरी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कहानी पसंद आती है तो शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।